बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें से एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी डिफरेंट ऑस्मोटिक पंप की टाइप्स जो कि ओरल डिलीवरी के लिए। तो उनकी बे वो हमने उनको नोवल जीआईटी में क्लासिफाई किया था। अब एक और सिस्टम जो हमने डिस्कस करना है वो आज वो भी नोवल जीआईटी की क्लासिफिकेशन में आता है, जिसको हम फिर कोलोन टारगेटेड या कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, कोलोन भी हमारे जीआईटी का एक पार्ट है। तो कोलोन जो क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी है, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपने जीआईटी को। उनमें आफ्टर ओरल कैविटी को छोड़ दें तो फिर उसमें एसोफेगस स्टमक एक हिस्सा है हमारा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सेकंड है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन हमारा थर्ड पार्ट है। इस तरह उससे पहले एक ओरल कैविटी है, और एट द एंड जो है वो हमारा रेक्टम है जो कि फिर ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा टोटल जीआईटी। तो उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कोलोन भी है। तो कोलोन जो है वो लास्ट पार्ट होने की वजह से हमें डिलीवरी सिस्टम को अगर हमने ओरली देना है तो इस तक विदाउट अफेक्टिंग इट्स ड्रग्स प्रॉपर्टीज, विदाउट डिग्रेडिंग, विदाउट affecting by enzymes and any acids or bases, it have to reach in the colon so that it can deliver a drug in the colon. अच्छा, तो कोलोन स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम जो है वो एक्चुअली फिर टारगेटेड डिलीवरी के लिए होते हैं, जो कि हमने जीआईटी ट्रैक्ट में लास्ट पार्ट जिसको हम कोलोन कहते हैं उसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करनी हो स्पेसिफिकली और टारगेटली, कहाँ पे, जहाँ पे कोई डिजीज साइट एग्जिस्ट करती है, हमने कहा है ये टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम की टाइप है। टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम हमारा 4th जनरेशन का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे इनकी रेट तो पहले ही कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल्ड रेट या सस्टेन्ड रिलीज या डिलेड रिलीज एटलीस्ट ये सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली इनको इस तरह से डिजाइन किया होता है कि ये डिजीज साइट को टारगेट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन साइट को टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी एक मैकेनिज्म को बाईपास कर सकते हैं जो कि टारगेटेड होता है, तो मैकेनिज्म बाईपास होता है। तो ये जो सिस्टम है फिर ये हमारा टारगेटिंग है ओरल रूट से। जब हम एडमिनिस्टर करें तो ओरल रूट से कोलोन को टारगेट कर लिया जाए ड्रग के साथ बाय यूजिंग अ डिलीवरी सिस्टम, तो फिर उस सिस्टम को हम कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, व्हाई वी एक्चुअली नीड दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग टू कोलोन इज व्हाई रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लोकल ट्रीटमेंट, जिसको हम लोकल या हम कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है वो साइट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। वो ये है कि कोलोन के अंदर बहुत सी साइट की डिजीजेज हैं, साइट के ऊपर डिजीजेज हैं जिनको हम बाउल डिजीजेज कहते हैं। तो बाउल डिजीजेज में से मेजर बाउल डिजीजेज जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज है, अमीबियोसिस है, या कोलोन कैंसर है। ये हमारी मेजर डिजीज है। इसके अलावा कोई पैथोजेंस का भी ओवर ग्रोथ हो सकती है। वो पैथोजन की ओवर ग्रोथ फिर लीड करती है टुवर्ड्स क्रोन डिजीज, टुवर्ड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस, टुवर्ड्स कोलोन कैंसर। ये पैथोजन की ग्रोथ भी लीड करती है। तो अगर पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए कि वहाँ पे पैथोजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, एक तो हमारे नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पे बहुत सारा होता है जो कि हेल्दी फ्लोरा कहलाता है। फिर अगर वो हेल्दी फ्लोरा म्यूटेट कर जाता है, या फिर हेल्दी फ्लोरा के साथ फिर ऐसा पैथोजेनिक फ्लोरा भी जनरेट होना शुरू होता है, तो फिर हम उसको ट्रीट करने के लिए लोकली तो हम कोलोन को टारगेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रूट सिस्टेमिक डिलीवरी के लिए भी है, क्योंकि हमने कहा है कि जो प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स हैं ये स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड कर दी जाती है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज कर दी जाती है वहाँ पर, और मेटाबोलाइज करने के बाद फिर ये खत्म कर दी जाती है एसिड के साथ। ये वैसे रिएक्ट कर जाती है, एसिड इनको डिग्रेड कर देता है, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएं तो वो इसको मेटाबोलाइज कर देता है मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से। और जिस चीज में वो मेटाबोलाइज कर देता है वो फिर वहां से अब्जॉर्बेबल नहीं होता, उसको अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स जो है वो
क्योंकि ओरली हम नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने देखा है कि कोलोन एक ऐसी साइट है, स्टार्ट पार्ट असेंडिंग कोलोन में ऐसा रीजन है जो रीजन प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की रीअपटेक के लिए होता है। वो जो चीज़ें स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं अब्जॉर्ब कर सकता वो उसको कोलोन में फेंक देता है, और कोलोन जो है उसमें फिर फर्स्ट पार्ट जो होता है जो कि असेंडिंग ऊपर को जा रही होती है कोलोन, वो पार्ट जो है वो उन तमाम चीज़ों में से टॉक्सिन्स को सेपरेट करता है और वो उनको आगे धकेलता है, और जो उसमें से रिक्वायर्ड होते हैं उनको अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तो वो एरिया प्रोटीन और पेप्टाइड्स को अब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत फिजिबल होता है, वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत सी ड्रग्स भी वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर इट मींस कि हमने अगर एक डिलीवरी सिस्टम टारगेटेड देना है इनटू कोलोन, तो फिर उसको पास करना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग, कहाँ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो कोलोन तक पहुंचना चाहिए। यानी कि ड्रग को रिलीज नहीं करना चाहिए और ड्रग को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ना ही स्टमक में और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना ही कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको डिग्रेड करना चाहिए आपकी ड्रग को, और सिमिलरली उनको नहीं डिग्रेड करना चाहिए आपके ड्रग के ऊपर पॉलीमर को भी, जो पॉलीमर आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलीमर और ड्रग जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज कर रहे हैं, पॉलीमर जो है वो डिग्रेड कर रहा है इन द कोलोन, जब ये सिस्टम कोलोन में पहुंच जाता है। तो ऐसा सिस्टम फिर हमारा कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का है। ऐसा सिस्टम जो कैपेबल हो कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है ड्रग को जब वो एन रूट टू कोलोन है, तो थ्रू आउट द रूट ऑफ कोलोन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उस सिस्टम को हम कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जस्ट एक आप देख लें कि कोलोन हमारी कैसी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलोन भी, इन अदर वर्ड्स कोलोन तो आखिरी पार्ट को, यानी कि इनमें से 3 पार्ट्स को कोलोन कहते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो कोलोन नहीं होती। तो कोलोन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट एक्चुअली इलियोसिकल जंक्शन से होता है। ये इलियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम से ये इस तरह का एक जंक्शन है, होल है, जो कि क्लोज्ड रहता है। ये पिछली फोर्स से ही ओपन होता है, यहाँ से बैकवर्ड ओपन नहीं हो सकता, किसी भी सूरत ये बैकवर्ड ओपन नहीं हो सकता, यानी कि एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको यहाँ से कंटेंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं धकेल सकते फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है एक, वो कार्डियक स्फिंक्टर एसोफेगस और उसके दरमियान होता है हमारे स्टमक के दरमियान, वो कोई स्फिंक्टर नहीं होता, वो क्लोज नहीं होता, वो सिर्फ एक वे एंट्री होती है, तो वो उससे एंटीपेरिस्टाल्टिक पीछे को आ सकती है। इसी तरह से एक स्फिंक्टर और भी होता है जिसको हम पेप्टिक, जिसको हम ड्यूडेनम के मुंह पे होता है, यानी कि स्टमक और ड्यूडेनम के ऊपर होता है। इस स्फिंक्टर को भी रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, ये भी इसी तरह का एक पूरा स्फिंक्टर होता है। तो लेकिन ये इलियोसिकल जो होता है ये भी एक पूरा स्फिंक्टर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक जरा बड़ा सा एक पार्ट शुरू हो जाता है हमारी कोलोन का, फर्स्ट पार्ट जिसको सीकम कहा जाता है। ये सीकम जो है, सीकम कंटेंट्स को अपने अंदर होल्ड करने के लिए होता है। तो जो भी कंटेंट्स वहां से आ रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सारे के सारे जब यहाँ से इस जंक्शन से पास कर देते हैं इलियोसिकल जंक्शन से, तो ये फिर सीकम के अंदर आके होल्ड हो जाते हैं। सीकम फिर इनको आगे मूव करता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो फिर कोलोन का आ जाता है, इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। इतना पार्ट असेंडिंग कोलोन है। फिर ये यहाँ से एक बेंड लेके तो आगे ट्रांसवर्स कोलोन में, यानी कि स्ट्रेटर एक ट्रांसवर्स कोलोन में कन्वर्ट होता है। तो ये बेंड जो है इसको हम फ्लेक्सचर, स्प्लीनिक फ्लेक्सचर कहते हैं। तो राइट कोलिक फ्लेक्सचर भी कहते हैं या स्प्लीनिक फ्लेक्सचर भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्प्लीन होती है, इससे ऊपर तो स्प्लीनिक फ्लेक्सचर कहते हैं। ये जो है ये आगे स्ट्रेट मूव कर देता है, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, पूरी ट्रांसवर्स कोलोन होती है। फिर ये फिर एक बेंड के साथ, जिसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सचर कहते हैं, ये यहाँ से डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये नीचे को जाती है। तो यहाँ पे आके कोलोन खत्म हो जाती है और एक नई कोलोन के अंदर, जो कि जिसकी प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट है,
पहले तीनों पार्ट्स ऑफ कोलोन से डिफरेंट है, उसके अंदर आ जाते हैं कंटेंट। इसको हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। ये सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। सिग्मोइड कोलोन फिर एक बैंड के साथ नीचे की तरफ, तो ये रेक्टम बैंड होता है और इससे नीचे रेक्टम होती है, और फिर ये लास्ट होल जिसको हम एनस कहते हैं, एनस होता है। तो कंटेंट्स जो हैं जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आएंगे तो वो सीकम में आएंगे। सीकम इनको फोर्स करेगा विद फोर्स जो कि असेंडिंग कोलोन में लेके जाएगा। असेंडिंग कोलोन से ये फिर इस राइट कोलिक फ्लेक्चर से मूव करते हुए ट्रांसवर्स कोलोन में आएंगे। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद लेफ्ट कोलोनिक फ्लेक्चर से ये नीचे डिसेंडिंग कोलोन में आ गई। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। थोड़ा सा कोई डिजीज का ओवरव्यू ले लें कि कौन सी साइट्स है जहाँ पे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, कौन सी साइट पे कौन सी डिजीज एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर हमने सिस्टेमिक डिलीवरी देनी है तो मैंने आपको बताया था कि सेंडिंग कोलोन में, तो ये जो पार्ट है सेंडिंग कोलोन का, सीकम से हम आगे आए हैं। ये नीचे अपेंडिक्स है छोटी सी जो कि सीकम के साथ लगी हुई थी, इससे हम जरा आगे आए हैं। तो ये वाली जो असेंडिंग कोलोन का पूरी साइट है, ये आपकी प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को अब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो प्रोटीन पेप्टाइड्स अगर आपने कोई ड्रग दी हुई है तो यहाँ से अब्जॉर्ब की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर आपने कोई वैक्सीन देनी है और ओरली वैक्सीन देनी है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन भी यहाँ पे रीच करवाई जाती है, वो डायरेक्टली कोलोन में रीच करवाई जाती है, तो वो कोलोन में जाके अब्जॉर्ब होना शुरू होती है। इसी तरह से बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि एस्थमा की, आर्थराइटिस की, या स्कीमिक हार्ट डिजीज की, कार्डियक एरिथमियाज की भी, वो ड्रग्स जो हैं वो हमने अब्जॉर्ब करवानी होती हैं ओरली। तो वो ओरली अब्जॉर्ब इस साइड से ज़्यादा बेटर करती हैं दैन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो उनके लिए भी ये एक टारगेटेड साइट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी जो ट्रांसवर्स कोलोन है, इसका हाफ के बाद का पार्ट जो होता है, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इस एरिया में जो अगला पार्ट है, यहाँ पे एग्जैजरेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे फिर एक इरप्शन हो जाती है, उसकी वजह से अंदर के म्यूकोजा की इरप्शन होने की वजह से वो जैसे अल्सर इन स्टमक होता है तो एसिड कांटेक्ट में आना शुरू होता है। तो यहाँ पे भी कंटेंट जो होते हैं फूड के कंटेंट वो डायरेक्टली म्यूकोजा के साथ इन कांटेक्ट आना शुरू होता है। तो म्यूकोजा के साथ इन कांटेक्ट आने की वजह से डिजीज जनरेट होती है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड कंटेंट जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ जाते हैं इसके साथ, आपके म्यूकोजा के सेल्स के साथ, और जिस वजह से इरिटेशन काज होना शुरू हो जाती है। तो ये माइक्रो विल्लाए ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से विल्लाए ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और विल्लाए टर्न आउट ब्लैंक, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ एग्जैजरेट करना शुरू हो जाते हैं एरिया के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये एक डिजीज होती है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन से है, कोलोन की इन्फ्लेमेशन को कोलाइटिस कहा जाता है। अल्सरेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अल्सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच एन इन्फ्लेमेशन इन विच normal microvilli have been removed and drug and different microorganisms are directly in contact with the colonic cells। कोलोनिक सेल्स के साथ इन कांटेक्ट आए तो वो फिर इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है, तो इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ये भी एक बहुत बुरी सी डिजीज है। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स और हैवी किस्म के एनसेड्स हमें एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डोज में देने पड़ते हैं ताकि कुछ ना कुछ उसका पार्ट कोलोन में पहुंच जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम डायरेक्टली डोज को कम करने के लिए हम साइट स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए हम उसको कोलोन टारगेट कर देते। तो जब वो कोलोन टारगेट हो जाता है तो फिर आप डोज भी कम कर सकते हैं उसकी, और सिमिलरली आप उसके साइड इफेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो पहले अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो तो यहीं आ जाएगा और यहाँ पे तो उसने अब्जॉर्ब होना ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ रिलीज करेगा और डायरेक्टली इसके अंदर सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लोकल एक्शन शो करेगा। अच्छा, दूसरी एक डिजीज जिसको हम कैंसर कहते हैं, तो वो ओवर ग्रोथ ऑफ सम सेल्स है। यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में विल्लाए का खत्म होना है, लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसमें इनका ओवर ग्रो कर जाना है, इतना बढ़ जाना है, प्रोलिफरेट कर जाना है
तो वो अब आपके जो कोलोनिक पार्ट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट ही करना शुरू हो गए हैं, वो वहां से क्लोज ही होना शुरू हो गया है। तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू होता है, जैसे ये आपके सामने बनाया है, तो इसमें ये जो अंदर वाला पार्ट है वो ऐसे प्रोलिफरेट करना शुरू हो गया था। एक्सेसिव प्रोलिफरेशन की वजह से ये जो आपकी कोलोनिक एंट्री होती है वो क्लोज होना शुरू हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन मेजरली, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाता है एरिया, तो यहाँ से भी मूव करना कॉन्टेंट्स का डिफिकल्ट हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ से भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही फ्लो ऑफ जो डाइट होता है वो वेरी स्लो होता है। तो अगर इनमें कोई भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती हो तो ये सारी की सारी उसको और ज़्यादा होल्ड कर लेगी। तो इस केस में फिर वाटर फ्लो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वाटर फ्लो शुरू कर देता है। तो वाटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीट किया जा रहा होता है, तो वाटर फ्लो डायरिया जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। तो उसकी वजह से अमीबा का ग्रो करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, यानी कि बहुत वाटर हो जाने की वजह से अमीबा का ग्रो करना कॉमन हो जाता है, अमीबियोसिस हो जाता है, वो डायरिया का कर देता है। अदरवाइज अगर वाटर नहीं फिर स्क्रीट किया जा रहा तो ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो एक जैसी ही डिजीज है, यानी कि या डायरिया है तो या फिर कॉन्स्टिपेशन है, दोनों में कोई प्रॉब्लम, दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, एक ही जैसे, दोनों में फिर हमें एक ही जैसी ड्रग के साथ उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये हमारा मेजर एम है कि हमने कोलोन को टारगेट करना है फॉर आइदर सिस्टेमिक डिलीवरी, सिस्टेमिक ड्रग डिलीवरी, या फिर हमने टारगेट करना है उसको लोकल ड्रग डिलीवरी के लिए। लोकल ड्रग डिलीवरी जो कि लोकल साइट के ऊपर कोई भी डिजीज एग्जिस्ट करती है और जिसको ट्रीट करना फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बाय सिस्टेमिकली या फिर बाय ओरल रूट। सिस्टेमिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये साइट जो है ये किसी भी तरह से आपकी ड्रग की अब्जॉर्प्शन के लिए नहीं होती, ये ड्रग की सिक्रीशन के लिए होती है। यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो स्क्रीट करके बाहर निकाली जा रही होती है, तो कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे जो चीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आती है। तो वो फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स भी लगा रहे हैं, कोई भी चीज लगा रहे हैं, तो वो उनका यहाँ पे रीच करना काफी, यहाँ पे स्टे करना और इफेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए क्योंकि वो सारे इस लोअर पार्ट में स्क्रीट हो रहे होते हैं, डिसेंडिंग कोलोन में स्क्रीट हो रहे होते हैं, तो डिसेंडिंग कोलोन में स्क्रीट होने की वजह से वो यहाँ से डायरेक्टली लास्ट पार्ट सिग्मोइड कोलोन में चले जाते हैं। अच्छा, एक रूट ये भी होता है कि हम थ्रू एनस यहाँ तक रीच करें, तो हम अगर ड्रग को डिलीवर करना चाहते हैं तो वो एक रूट ये एनस भी है, लेकिन यहाँ से जो हम रीच करते हैं हम इस ट्रांसवर्स कोलोन में नहीं जा सकते। हम सम अभी डिलीवरी दे सकते हैं इनटू डिसेंडिंग कोलोन, लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन में हम रीच नहीं कर सकते। अगर डिजीज ट्रांसवर्स कोलोन की है तो फिर हमें ये जो अनीमा जिसको कहते हैं वो सूटेबल नहीं है। और अनीमा क्योंकि पेनफुल भी है और ज़रा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो इसलिए ओरल डिलीवरी ज़्यादा सूटेबल होती है। अच्छा, तो अब कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि डिफरेंट जो साइट्स के अकॉर्डिंग जो डिजीजेज हैं और फिर कौन सी ड्रग उसमें दी जाती है। तो 3 साइट्स के लिए हम देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिकल एक्शन है, तो सरफेस के ऊपर डिजीजेज जो एग्जिस्ट करती हैं। एक लोकल एक्शन है, यानी कि वो सरफेस की नहीं है, वो ओवर ग्रोथ है वहाँ पे, तो उसकी वो लोकल एक्शन के लिए होंगी। और एक वो जो कि सिस्टेमिकली आपने डिलीवर करनी है, तो सिस्टेमिक एक्शन। टॉपिकल कंडीशन जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वो IBS, IBD जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, या फिर इरिटेबल बाउल डिजीज, इस नाम से लिखा जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या इरिटेबल बाउल डिजीज। वैसे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से लिखा जाता है IBS, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD लिखा जाता है। तो सिंड्रोम एक बड़ी डिजीज है, तो इसमें मल्टीपल एरियाज पे स्वेलिंग हुई होती है और मल्टीपल एरियाज के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिट्रेट किए हुए होते हैं और वो डिजीज काज कर रहे होते हैं। यही बढ़ जाती है तो इसको हम क्रोन डिजीज कहते हैं या फिर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो ये आखिरी एरिया में पैंक्रियाज के पास एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसमें पैंक्रियाज के कॉन्टेंट्स भी यहाँ पे लीक करना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होती है। तो पैंक्रियाज इन्फ्लेमेशन होती है, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे वो इस एरिया को इफेक्ट कर देती है जो हमारा कोलोन का एरिया होता है।
इसमें जो हम ड्रग्स देते हैं वो नॉर्मली हम ड्रग जो है वो स्टीरॉयडल थेरेपी देते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन या ब्यूडिनोसाइड, इनकी थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉमन है एज अ ड्रग्स जो कि हमारी स्टीरॉयडल थेरेपी की होती है, क्योंकि ये जो इफेक्ट कर गया है एरिया या ये जो इन्फ्लेमेशन हो गई है ये नॉर्मल ड्रग से कंट्रोल नहीं होती। इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने के लिए हमें स्टीरॉयडल थेरेपी देनी पड़ती है। अच्छा, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर स्पेसिफिकली ग्रोथ कोई बैक्टीरिया होते हैं या सेल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए हम फिर या सल्फोनामाइड देते हैं, जैसे सल्फासेलाजीन हमारी ड्रग है, बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, पुरानी 5AS से बहुत कॉमन ड्रग आज तक यूज की जा रही थी। अब ज़रा बदल गई हैं लेकिन बहुत यूज की जाती है। अब ज़रा बदल के वो मसेलाजीन या ओलसेलाजीन या बेलसेलाजाइड के नाम से आना शुरू हो गई है ड्रग। तो मसेलाजीन की प्रिस्क्रिप्शन बहुत कॉमन है, इसके अंदर ओलसेलाजीन की प्रिस्क्रिप्शन कॉमन है, बेलसेलाजाइड की कॉमन है। ये मैंने सिर्फ कॉमन आपके सामने ड्रग्स या एक्टिव एजेंट्स जो है वो लिखे हैं। तो इनको विद दिया जाता है स्टीरॉयडल थेरेपी, तो वो हम कंट्रोल करने के लिए जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसकी डिजीज या क्रोन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो ग्रोथ होती है जिसके लिए लोकल एक्शन के लिए हम देते हैं, उसमें पैंक्रियाटेक्टोमी होती है। तो जिसमें मैंने आपको कहा कि पैंक्रियाज सिक्रीशंस की वजह से कोलोन का पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो ये पैंक्रियाटेक्टोमी होती है। या फिर यहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो सिस्टिक फिब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, या सिस्ट के लीड करना शुरू हो जाता है तो एक आप प्रॉपर कैंसर जिसको कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। तो अगर डिजीज कंडीशन जो है वो ओवर ग्रोथ की तरफ चली गई है, आइदर पैंक्रियाटेक्टमी हो गई है, या सिस्टिक फिब्रोसिस है, या कोलोरेक्टल कैंसर है, तो फिर हमें एंटी कैंसर एजेंट देना पड़ता है। तो पैंक्रियाटेक्टमी जो है वो क्योंकि कैंसर अभी नहीं होता, तो पैंक्रियाज की ओवर सिक्रीशन होती है, तो उसके लिए फिर हमें पैंक्रियाज को इनहिबिट करना होता है। तो वो हम डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स देके पैंक्रियाज की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देते हैं। तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स देना ज़्यादा बेटर होता है। फिर यही इसी से कैंसर भी बनता है, इसी से सिस्टिक फिब्रोसिस भी होता है। तो फिर एंटी कैंसर ड्रग जो कॉमनली दी जाती हैं उसमें सबसे कॉमनली यूज 5-फ्लोरोयूरासिल है। वैसे तो डॉक्सोरोबोसिन भी बहुत ज़्यादा कॉमनली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है जो कि इस कैंसर में दी जाती है। 6-मरकैप्टोप्यूरिन 6 MP जिसको कहते हैं, वो भी वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब, लेकिन वो अगले साइट स्पेसिफिसिटी में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिस्टेमिक एक्शन अगर आपने लेना है तो डिजीज कंडीशन जो है वो इरिटेशन है, फर्स्ट पास इफेक्ट को, यानी कि एक ड्रग जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करती है और वो कोलोन में अब्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी रखती है, तो हम उसको फिर कोलोन टारगेटेड कर देंगे ताकि उसकी गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल एनसेड्स है, तो एनसेड्स का काम यही होता है कि उन्होंने गैस्ट्रिक इरिटेशन काज करना शुरू कर दी, तो फिर हम उनको कोट कर देते हैं, एंटायर कोट कर देते हैं, तो वो फिर इसमें नहीं, स्टमक में वो इरिटेट नहीं करते, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन में चली जाती है। इसके अलावा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिन ड्रग्स का होता है उनको भी हम इसी तरह से कोलोन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो ड्रग अब ड्यूडेनम से जिजनम से स्टमक से अब्जॉर्ब होती हैं वही सिर्फ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती हैं, यानी कि वो लिवर पोर्टल सर्कुलेशन में जाती हैं। अदरवाइज वो अगर यहाँ से अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो फिर वो नहीं जाती। तो अगर कोई ड्रग स्टमक से अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, वो सीधी जाके कोलोन से अब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। जैसे स्टीरॉइड्स हैं, अगर इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ये सारे जो कॉन्जुगेट्स हैं बन जाते हैं इनके, तो कॉन्जुगेट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए स्टीरॉइड्स के लिए हम उसको कोलोन टारगेट कर देते हैं अब्जॉर्ब होने के लिए भी, यानी कि ये सिस्टेमिक एक्शन के लिए भी। अच्छा, इसी तरह जो ओरली इंजेस्टेड ड्रग्स हैं और वो फिर अब्जॉर्ब नहीं होती, वो डिग्रेड कर दी जाती हैं, जैसे इंसुलिन है या टाइफाइड की वैक्सीन है, टाइफाइड की थेरेपी है, तो वो जो सिस्टम है उसको भी हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए यूज, सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं बाय कोलोन।
अच्छा, तो क्या फिर एडवांटेज है हमारे इस कोलोन टारगेट? तो ये स्पेसिफिक एडवांटेज लिखे हैं, कोई नॉन स्पेसिफिक एडवांटेज मैंने कोई नहीं यहाँ पे जिक्र किया। तो एक स्पेसिफिक एडवांटेज ये है कि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स की है, ड्रग्स की है, उस गैस्ट्रिक इरिटेशन को जो कि नॉन स्टीरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोलोन टारगेट, तो ये प्रिवेंट कर सकता है, इसलिए हम कोलोन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, फिर डिजीज है जिसको क्रोनिक कोलाइटिस, यानी कि कोलाइटिस एक डिजीज है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रोन डिजीज जिसमें हम क्रोनिक कोलाइटिस कहते हैं। तो क्रोनिक कोलाइटिस में दो तरह के कोलाइटिस, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज आते हैं। वो हमने ट्रीट करने होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से। तो ये जैसे एनसैड्स हैं इनसे, या हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो मैं आपको स्टीरॉइड कह रहा हूँ, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो अगर हम दें डेक्सामेथासोन या मिथाइल पेरिडोसोलोन ओरल या इंट्रावेनस रूट से, तो वो हमेशा ही साइड इफेक्ट जनरेट करेंगे। ओरल रूट के भी साइड इफेक्ट जनरेट करेंगे और सिस्टेमिक रूट के भी साइड इफेक्ट इंड्यूस करेंगे। अगर आप ओरली देंगे तो ओरली वो ओरल एरिया की सप्रेशन कर देते हैं, यानी कि वो एडिनो सप्रेशन कर देते हैं, इम्यूनो सप्रेशन कर देते हैं, या कुशन्ड सिस्टम सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं। तो या फिर बोन रिसॉर्प्शन करना शुरू कर देते हैं, बोन की रिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से बोन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन के ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ओरली या इंट्रावेनसली जब भी देते हैं तो वो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट देते हैं। वो सारे सिस्टेमिक साइड इफेक्ट जो है वो हार्मफुल होते हैं, यानी कि वो सप्रेशन होती है, आपकी इम्यूनो सप्रेशन भी होती है, तो कोई इम्यून सिस्टम फिर एक्टिव नहीं होता और बोन की रिसॉर्प्शन होना शुरू होती है। तो इसलिए हम इन ड्रग्स की सिलेक्टिव अगर डिलीवरी दें, सिलेक्टिव डिलीवरी कोलोन में दें, तो वो जो उनकी फिर डोज होगी एक्चुअली जहां हमने कोलोन में पहुंचाना है, तो बहुत सी ड्रग डिग्रेड कर रही होगी, बहुत सी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही होगी, तो बहुत हाई डोज देंगे तो वो फिर कुछ डोज जो है वो कोलोन तक पहुंचेगी। सिस्टेमिकली अगर हम देंगे तो सिस्टेमिकली भी बहुत कम ड्रग सक्रीट होगी यहाँ पे इस एरिया में, तो वो बहुत ज़्यादा डोज अगर देंगे तो थोड़ी सी डोज वहाँ पे सक्रीट होना शुरू होगी। तो सिलेक्टिव डिलीवरी टू क्लोन है वो ना सिर्फ उसकी फिर डोज कम कर देगा, क्योंकि हम तो फिर सारी डोज को लोकलाइज कर रहे हैं, और दूसरा सिस्टेमिक साइड इफेक्ट जो हाई डोजेस के होते हैं उनको भी इनहिबिट कर देगा या उनको रिड्यूस कर देगा। तो ये हमारा मेजर एडवांटेज है आपके कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, अब हम उसको जरा थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा है उसमें हम किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम ड्रग्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ड्रग्स को जो हम सिलेक्ट करते हैं वो उनमें वो ड्रग्स हैं जो कि अब्जॉर्प्शन इफेक्ट है, जिनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, अब्जॉर्प्शन पुअर होती है इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जिन ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन पुअर होती है उनको हम, वो हमारे कैंडिडेट हैं फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो जिसकी पेप्टाइड्स प्रोटीन उनके एग्जांपल हैं। तो फिर वो ड्रग्स जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में, डायरिया में, कोलोन कैंसर में वो ड्रग यूज होती हैं वो भी आइडियल कैंडिडेट्स हैं। तो नीचे टेबल में अब आपको विद फार्माकोलॉजिकल क्लास कोई पेप्टाइड या नॉन पेप्टाइड ड्रग्स जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उनकी एग्जांपल्स दी गई। तो ड्रग्स जो कि लोकल इफेक्ट्स के लिए होती हैं कोलोन में अगेंस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज, यानी कि लोकल इफेक्ट्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन लोकल इफेक्ट है, तो हम उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे। तो नॉन पेप्टाइड ड्रग जो है वो हमारे पास जो है ऑक्सीपेरानोलोल या मेटोप्रोलोल या निफिडिपिन, ये हमारी गलत लिखी है, ये इसमें आइबोप्रोफन और आइबोप्रोफन की क्लास शामिल है, ये ऊपर नीचे होगी, ये आइबोप्रोफन इसकी एग्जांपल है एंटी इन्फ्लेमेटरी। और पेप्टाइड ड्रग में अगर कहें तो अमाइलिन या एंटीसिन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स जो हैं वो हम देते हैं जब हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसी तरह वो ड्रग्स जो कि अपर जीआईटी में से अब्जॉर्ब नहीं होती, पोरली अब्जॉर्ब होती हैं, उनमें एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। तो वो ये ऑक्सीप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, निफिडिपिन, आइसोसोर्बाइड या थियोफाइलिन, ये ड्रग्स जो हैं ये एंटी एंजाइनल या फिर एंटी हाइपरटेंसिव हैं। तो ये ड्रग्स
अब्जॉर्ब नहीं होती फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ जीआईटी। इसी तरह से पेप्टाइड ड्रग में साइक्लोस्पोरिन है या डेस्मोप्रेसन है, तो ये ड्रग जो है ये भी अब्जॉर्ब नहीं होती, तो इनको हम फिर कोलोन में एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा, वो ड्रग जो कि कोलोन कैंसर के लिए यूज होती हैं, उनमें फिर हमारी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, ये भी जरा नीचे ऊपर नीचे हो गई हैं। तो इसमें आप कहेंगे फ्लोरोयूरासिल कॉमनली यूज होती है, 5-फ्लोरोयूरासिल, डॉक्सोरोबेसिन कॉमनली यूज होती है, इसी तरह ब्रोमोफेनेरामीन यूज होती है। इस तरह पेप्टाइड ड्रग जो हैं या प्रोटीन्स हैं, उनमें आप कैरगट, ग्लूकागोन, गोनेडोरिलीन, इंसुलिन, इंटरफेरोन्स, ये पेप्टाइड प्रोटीन्स होती हैं। तो या ब्रोमोफेनेरामीन, ये भी पेप्टाइड ड्रग है, तो इसको भी अब्जॉर्ब होने के लिए हम कोलोन में देते हैं। अच्छा, वो ड्रग जिनका फिर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें नाइट्रोग्लिसरीन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। तो अगर आप कहें उनमें हमारी प्रेडनिसोलोन आती है, हाइड्रोकोर्टिसोन आती है, ये हमारी ड्रग्स हैं जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आती है। इसी तरह नाइट्रोग्लिसरीन में थोड़ी सी बस ऊपर नीचे हो गई है, चलो छोड़ें इसको। फिर ड्रग्स जो कि ये सारी ड्रग्स जरा मिक्स हो गई हैं ऊपर नीचे। ड्रग्स जो कि टारगेटिंग के लिए यूज होती हैं वो एंटी आर्थराइटिक ड्रग्स हैं या एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स हैं जो कि हम देते हैं। तो जैसे ब्लियोमाइसिन है, ऐसे सोमेटोट्रोपिन है या यूरोट्यूलिटन है, ये वाली ड्रग्स हम नॉर्मली देते हैं जो कि एंटी आर्थराइटिक हैं या एंटी एस्थमेटिक हैं इस पर्पस के लिए। तो इन बेस के ऊपर हमने ड्रग्स को सिलेक्ट किया हुआ है फॉर कोलोन। या यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन है टू कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन सी अप्रोचेज हम यूज करते हैं जब हमने साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी देनी होती है कोलोन के लिए। तो उसके लिए 4 तकरीबन अप्रोचेज यूज की जाती हैं। तो सबसे पहली अप्रोच जो है वो प्राइमरी अप्रोच हम उसको कहते हैं, प्राइमरी अप्रोचेज फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत से फ्लॉज हैं, इनमें बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं इनके, जिनकी वजह से हम स्पेसिफिकली रीच नहीं करते टुवर्ड्स अ कोलोन, या ड्रग जो है वो कोलोन में पहुंचने से पहले ही रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये कुछ प्राइमरी अप्रोचेज, 2 अप्रोचेज जो है हमारी प्राइमरी अप्रोचेज है। उनमें पहली अप्रोच जो है उसको हम पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटेड ड्रग डिलीवरी टू कोलोन कहते हैं। हमारे कोर्स में भी पीएच बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने ये कोलोन टारगेटेड पढ़ना था। तो उसमें पीएच सेंसिटिव पॉलीमर कोटेड ड्रग डिलीवरी टू कोलोन हम पीएच ऑफ द कोलोन की बेस के ऊपर देते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि पीएच ऑफ द जीआईटी क्या होती है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है जो स्टमक है उसकी पीएच जो है वो 1 to 2 होती है फास्टिंग में, लेकिन जैसे ही हम फीडिंग करते हैं तो 3.4 तक 3.5 तक चली जाती है फास्टिंग में, फीडिंग स्टेट में पीएच ऑफ द स्टमक। इस तरह अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट यानी कि शुरू का ड्यूडेनम और इलियम की बात करें तो उसमें पीएच 5.8 से लेके 6.5 तक होती है, 6.4 तक या 6.5 तक होती है। जो इलियम है उसमें 6.4 6.5 पीएच आपकी रीच कर देती है। फिर जो जजनम है आपका, नहीं, जो जजनम है उसमें 6.4 6.5 होती है। जो फिर इलियम है उसमें आपकी 7.5 यानी कि वो बेसिक हो जाती है। इलियम काफी लॉन्गर होता है, तो ज्यादातर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। बहुत छोटा सा पार्ट, पहला पार्ट जो है वो ड्यूडेनम होता है, फिर डाउनवर्ड पार्ट जो नीचे को जा रहा होता है वो आपका जिजिनम होता है, फिर जो कर्व्ड पार्ट होता है, जो कि स्विर्ल्ड और कर्व्ड सारा पार्ट होता है वो इलियम होता है। तो उसमें पीएच जो है वो 7.5 रहती है, तो हाईली बेसिक। तो ज्यादातर ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक कंडीशन में रहती है। अच्छा, वहां से इलियम से जब ये कोलोन में आती है तो यानी कि सीकम की बात हो रही है, तो पीएच जो है वो सिग्निफिकेंटली वहां से कम होना शुरू होती है। तो सीकम में जो पीएच है वो 6.4 है, यानी कि 7.5 से पीएच यकदम 6.4 में आ जाती है। तो अब ये और कम होना शुरू हो जाती है। तो जो पीएच आपके सेंडिंग कोलोन की होती है वो तकरीबन
5.7 होती है। तो 5.7 पीएच के ऊपर आइडियल पीएच है फॉर पेप्टाइड ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, फॉर प्रोटीन्स टू बी अब्जॉर्ब्ड, फॉर कॉर्टिकॉइड स्टीरॉइड्स टू बी अब्जॉर्ब्ड। ये आइडियल किस्म के पीएच है, क्योंकि इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 5.4 से लेके 5.8 या 5.9 तक होता है। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर ये जाती है ड्रग, तो उस वक्त वहाँ पे अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो पीएच वैल्यू जो असेंडिंग कोलोन की है वो तकरीबन 5.7 के राउंड अबाउट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो असेंडिंग कोलोन है यहाँ पे तो पुश लग रहा होता है, तो जो ड्रग यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करती है, कंटेंट वो 5.7 पे रहते हैं, तो 5.7 पे अगर उन्होंने अब्जॉर्ब होना है तो वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं अगर उनके ऊपर से पॉलीमर डिग्रेड करते हैं। ये फिर जैसे ही आपका लेफ्ट कोलोनिक फ्लेक्चर जो है वो पास करेगी तो ट्रांसवर्स कोलोन आ जाएगी। तो ट्रांसवर्स कोलोन में पीएच जो है वो 6.5 से लेके 6.8 तक होती है। तो यहाँ पे पीएच 6.5 से 6.8 रीच कर जाना फिर ऐसे पॉलीमर को डिग्रेड करेगा, क्योंकि बहुत देर ज़्यादा टाइम कंटेंट ने इसी ट्रांसवर्स कोलोन में रहना होता है, बहुत ज़्यादा देर। यानी कि ये आपका अगर कोलोन में रहने का टोटल टाइम 12 आवर्स है, तो उसमें से 8 आवर्स होंगे वो ट्रांसवर्स कोलोन के होते हैं। तो डिलीवरी सिस्टम जो है तकरीबन ज़्यादा टाइम अपना ट्रांसवर्स कोलोन में गुजारता है। तो वहाँ पे पीएच 6.5 से लेके 6.8 तक होती है, या इसको कॉमनली कहते हैं 6.6 पीएच। तो जो कि फिर आगे अगले हमारे राइट कोलोनिक फ्लेक्चर से नीचे डाउनवर्ड जो हमारी डिसेंडिंग कोलोन आती है उसमें 7 हो जाती है, तो उसमें थ्रू आउट 7 रहती है। अच्छा, अब अगर हम कोई पॉलीमर दे रहे हैं जिसकी पीएच जो है, जिसने डिसॉल्व करना है या उसने स्वेल करना है एट 6.8 पीएच या एट 7 पीएच, तो हम पूरे जीआईटी में अगर इसको देखें तो 6.8 पीएच जो है वो नहीं आती कहीं, 6.5 6.6 तक रहती है आपके जिजनम में, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए वो इसको डिग्रेड करने से पहले पहले वहां से गुजर जाता है। सिमिलरली अगर आप कहें तो 6.4 सीकम में रहती है, तो सीकम में भी 6.8 तक नहीं जाती। हाँ, कुछ ना कुछ पॉलीमर यहाँ पे डिग्रेड कर चुका होता है और कुछ ड्रग भी यहाँ से लीक कर चुकी होती है, लेकिन मेजोरिटी 80% ड्रग जो है वो जाके हमारे ट्रांसवर्स कोलोन में जाकर रिलीज करती है। तो हम अगर 80% ड्रग यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं तो हमने उसका प्रॉपरली कम कर दिया डोज। तो ऐसे ही 7 पीएच के ऊपर पॉलीमर, ये यूड्राजेट्स की सारी क्लास जो है हमारे, जिसको हम यूड्राजेट कहते हैं, ये पॉली भूल गया, क्योंकि यूड्राजेट की सारी क्लास जो है वो यहाँ पे दी जाती है। तो यूड्राजेट अगर दें तो वो पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी टू कोलोन हो जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात। तब तक के लिए।